Hello friends, how are you? I hope you are staying home quite safely in these lockdown days. Well, in the last class, I told you about the four figures of speech. Now we are moving towards the fifth one, that is apostrophe. In Hindi we call it Sambodhan. An apostrophe is a direct address. एक apostrophe एक direct address होती है, सीधा संबोधन होती है to the dead, किसी मृत को, absent और to a personified object or idea. किसी डेड ऑब्जेक्ट को, किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सनिफाइड आइडिया या ऑब्जेक्ट को हम जब पुकारते हैं उसे एक डायरेक्ट एड्रेस देते हैं, तो दैट इज अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच. वेल, हम पुकारने का मतलब हो गया कि हम इनको क्या मानते हैं, लिविंग मानते हैं. तो इसलिए इसके पर्सोनिफिकेशन होने का भ्रम होता है. Sometimes we get confused that whether the sentence is an apostrophe or a personification. तो उसके बीच का डिफरेंस समझिए पहले. In the personification, we always consider a dead object or a person, you can say dead object or idea or natural object as a living one. But here, we not only consider it as a living one, but we give it a special address also, a direct address also. यहां हम उसे डायरेक्टली बुलाते भी हैं, तो ये अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है. ये ध्यान रखिए, इसमें किसी मरे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम बुला सकते हैं, और पर्सोनिफिकेशन में हम कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं बुला सकते. इसमें मरे हुए व्यक्ति को ही बुला सकते हैं. जैसे आप कहें ओ मिल्टन यू आर ग्रेट, आप ऐसा कह सकते हैं. इसमें कहीं से पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मिल्टन कभी तो एक लिविंग बीइंग नहीं है. इसमें हमेशा अब आप पर्सोनिफिकेशन में केवल किसी डेड ऑब्जेक्ट को, किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को या फीलिंग को लिविंग बीइंग की तरह देखते हैं, उसमें इंड्यूस करते हैं, उन क्वालिटीज को भरते हैं उसमें. लेकिन इसमें न सिर्फ उसे एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मानते हैं, या इसे उसे अलाइव मानते हैं, लिविंग मानते हैं, बल्कि उसे पुकारते भी हैं, उसे एक स्पेशल एड्रेस देते हैं. नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस, आई विल डिवाइड एपोस्ट्रोफी इनटू 4 पार्ट्स. And you can understand it betterly in this way. पहली बात देखो, डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है. इन इंग्लिश डायरेक्ट एड्रेस, फॉर डायरेक्ट एड्रेस वी ऑलवेज से ओ. So the first part is you will get O, then a name, a sign of exclamation, then the rest of the sentence. Like O death, come soon. Now see here, I've written O death, comma. I can put O death, sign of exclamation. तो O, then death, sign of exclamation, come soon, बुलाने का भाव, apostrophe figures of speech. ये ऐसे भी हो सकता है, O के बाद केवल कॉमा, यानी यही सेंटेंस ऐसे हो सकता है, O death, come soon. तो एक बार O के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक बार O के बाद कॉमा. 2 कंडीशन हो गई. तीसरी बात, आपका O गायब हो सकता है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बना रह सकता है. आप कहें राम गो देयर, इट्स ऑल्सो करेक्ट. तो O इज हिडन हियर, O छिपा हुआ है. तो तीसरी कंडीशन होती है जहां O छिपा होता है, एक नाम होता है, एड्रेस का निशान होता है, इस तरह का सेंटेंस आपको दिखता है. और चौथी कंडीशन जो होती है, इसमें O भी छिपा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी छिपा होता है, केवल एक कॉमा लगा होता है नाम के बाद, और उसके आगे दी, दाव, यू, यो ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं. इस तरह से आपको चीज मिलती है. अब अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको दिखाऊं, इस चीज को बताने की कोशिश करूं, तो जैसे आप कह सकते हो, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि फ्लैरिटी thy name is woman, तो फ्लैरिटी thy name is woman, चारित्रिक दुर्बलता या बेवफाई तेरा नाम ही औरत है. अब यहां इस फ्लैरिटी को एक भाव है
इसे पुकारने के लिए मैंने कॉमा के बाद दाई लगाया। अगर मैं मान लीजिए किसी को पुकारूं इसी कंडीशन में, मैं कहूं मोहन यू आर नाइस गाय, तो मोहन के बाद में कॉमा लगा के यू लिखूंगा, इट विल बी अपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इस प्रकार से ये 4 कंडीशंस आपको दिखाई पड़ते हैं। एंड इफ यू क्वाइट श्योर अबाउट दीज 4 कंडीशंस, then you can understand apostrophe figures of speech quite easily. Now friends, let's move towards the next one, that is hyperbole or hyperbole. इसको hyperbole नहीं पढ़ते, hyperbole नहीं बोले नहीं होता, the word is hyperbole or hyperbole. In hyperbole, things are shown as greater or less, better or worse than they really are. चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, मतलब जो सामान्य लिमिट होती है अच्छा होने की, बुरा होने की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, उससे जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए पोएट उसका इस्तेमाल करता है तो उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हाइपरबल कहते हैं या हाइपरबल कहते हैं। मीन्स whenever you are exaggerating the things, exaggerating any statement into a greater way or rather much lesser than what it is, then that condition shows hyperbole. जैसे हिंदी में कहा गया, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। राणा ने अभी इधर सोचा कि चेतक उधर हो गया, मतलब क्या, लिमिट से बहुत तेज था, वो लिमिट से एक्स्ट्रा होना। Whenever you talk about more than that limit, original limit, whenever you exaggerate anything than that original limit, that is hyperbole. चलिए, I'm just showing you one very interesting thing to understand it. आपको भावनाओं का एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, लेकिन अच्छा होगा कि मैं आपको एक क्लास में ही दिखाऊं, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूं। आइए भावनाओं का एक ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं, फीलिंग्स का। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां फीलिंग्स इंसान की बिल्कुल शून्य होती। ये मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव फीलिंग्स, ये इसकी लिमिट है, ओरिजिनल लिमिट। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी थॉट इससे ऊपर को दिखाना है, इससे ऊपर, ये जो आपका एक लिमिट है, जब उस ओरिजिनल लिमिट से ऊपर कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर दिखानी है, दिस इज हाइपरबल। Means whenever you have to show beyond this original limit to anything, that is hyperbole, my dear friends. It's a very interesting figures of speech, my dear friends. आपके सिलेबस में ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, in her memory she wept ocean of tears. उसकी याद में उसने आंसुओं का समुद्र बहा दिया। अब आंसुओं का समुद्र नहीं हो सकता, इट मीन्स लिमिट से बहुत ज्यादा रोना। मीन्स her weeping was more than that original limit, much more than that original limit. This is an exaggerating stage and that's why it is hyperbole. ये केवल पॉजिटिव नहीं होता, it can be negative also. Means the negative thoughts, you will get the worst conditions in that condition. I recall an example from Macbeth. जब लेडी मैकबेथ कहती है कि all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. So all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. वो कहती है अगर अरब का पूरा इत्र मेरे इन हाथों पर उड़ेल दिया जाए तो भी इस छोटे से हाथ को वो स्वीटन नहीं कर सकता, मतलब उसकी सुगंध उसको सुगंधित नहीं कर सकता। अरब के इत्र की एक बूंद चारों तरफ खुशबू ला सकती है।
इसका मतलब क्या है? वो अपने हाथों को लिमिट से बहुत अधिक गंदा मानते हैं। अपनों का खून से रंगे हुए उसके हाथ इतने दुर्गंध युक्त हैं, मीन्स her hands are in such a bad condition that it can't be sweetened by the whole Arab's perfume. This is the point, friends. लिमिट से बहुत अधिक गंदे हैं, लिमिट से एक्स्ट्रा दिखाने की बात, वही एग्जैगरेट कर रहे हैं, बहुत बाहर जाकर कही गई बात है, इसलिए ये भी क्या है? hyperbole. That's why in hyperbole things are shown as better or less, better or worse than they really are. It is hyperbole figures of speech. Now the last figures of speech, oxymoron figures of speech. In this figures of speech, two opposite qualities are added to the same thing to get a nicer joyful effect. Whenever two opposite thoughts, two opposite ideas are coming together for the same thing to give a same result, but in an electrifying way, in a miraculous way, in a surprising way, that is oxymoron. दो विपरीत किस्म के गुण एक ही चीज के साथ देखे जाते हैं, एक ही अवस्था के साथ देखे जाते हैं, दो विपरीत गुणों को एक ही अवस्था में भर दिया जाता है, उसे हम ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमें कोई बड़ा इफेक्ट प्राप्त हो, कोई बड़ी कंडीशन देखने को मिले। ये एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जो एक ही बात को, जो सीधी बात दिखती है, उसे ज्यादा जॉयफुल ढंग से, ज्यादा नाइसली, ज्यादा मिरेकलस टच के साथ प्रेजेंट करने का स्टाइल दिखाता है ऑक्सीमोरन। ज्यादा चमत्कृत अंदाज दिखाई पड़ता है। आप कहीं पर कह दें कि ये लड़का हमेशा एब्सेंट रहता है, ये सीधी बात होगी, आप कह सकते हैं दिस बॉय इज रेगुलरली एब्सेंट। लेकिन अगर आप ये कह दें कि दिस स्टूडेंट इज रेगुलरली इरेगुलर, तो ये रेगुलर का उल्टा इरेगुलर एक साथ हो गया, ये दो अपोजिट क्वालिटीज एक साथ हो गई, इसी को आप ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप इस तरह की कोई बात कह दें, आपने कहा लव इज अ स्वीट पेन, स्वीट का उल्टा पेन एक साथ हो गया, प्रेम एक मीठा दर्द है, दो उल्टी बातें एक साथ आकर एक बड़ा और खूबसूरत अर्थ दे रही हैं, दिस इज ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच। इस तरह के जब यूज आपको देखने को मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यूजेस हैं फ्रेंड्स, ऐसे यूज जब भी देखने को मिलते हैं, ये ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। लेकिन अगर आप बिगर सेंस के लिए जाएंगे, ब्रॉड आउटलुक लेंगे इसका, तो in order to understand it into a better way, on the behalf of my experience, I want to divide oxymoron into two parts. One is oxymoron in the direct words, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? oxymoron in direct words है। Sorry. ऑक्सीमोरन इन डायरेक्ट वर्ड्स मतलब सीधे शब्दों में ऑक्सीमोरन, सीधे शब्दों में आपको दिखाई पड़ रहा है, स्वीट का उल्टा पेन हो गया, रेगुलर का उल्टा इरेगुलर हो गया, इस तरह के काइंड का उल्टा क्रूएल देख रहे हैं आप कहीं, इस तरह के यूज देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन डायरेक्ट वर्ड्स में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा ऑक्सीमोरन देखने को मिलता है एक्सप्लेनेशंस में, ऑक्सीमोरन इन एक्सप्लेनेशंस, व्याख्या में ऑक्सीमोरन। इसका मतलब क्या होता है? आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जहां पूरे एक सेंटेंस के दो टुकड़े आपस में, पहले का जो भाव है वो भाव दूसरे से उल्टा है, लेकिन दोनों मिलकर एक ही साथ एक बड़ी और खूबसूरत बात प्रकट कर रहे हैं, तो आपका ऑक्सीमोरन इन एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे एंड हैविंग नथिंग, ही हैड ऑल, एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए, अर्थात सांसारिक रूप से कोई संपदा ना होते हुए, ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ है। मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट is just opposite to the explanation of the second part, but both are coming together to give a big meaning. That is important. इस तरह के ढेर सारे प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं। ऑक्सीमोरन को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं।
तो ऑक्सीमोन इन डायरेक्ट वर्ड्स आपने देख लिया, ऑक्सीमोन इन एक्सप्लेनेशंस देख लिया, ऐसे ढेर सारे यूज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जाए स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। वर्ड्स भी दिखते हैं लेकिन वास्तव में मीनिंग एक्सप्लेनेशंस के कारण अपोजिट दिखाई पड़ती है, इसे हम ऑक्सीमोन कहते हैं। ऐसे ढेर सारे यूज आपको देखने को मिलते हैं। समंदर से एक आवाज आई, समंदर से एक आवाज आई, जरा पानी पिला दीजिए, देख सकते हैं। देते हैं जो दर्द वही कहलाते हैं हमदर्द, देख लीजिए आपको इस तरह के बहुत यूज दिखाई पड़ेंगे हैं। उठी डोली चली अर्थी ये कुदरत के नजारे हैं, उठी डोली चली अर्थी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। ऑक्सीमोन इन एक्सप्लेनेशंस। तो इस प्रकार के ढेर सारे प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं इस तरह की कंडीशंस में हैं, और ये सारे यूज ऑक्सीमोन फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए आते हैं। So my dear friends, in this way I've explained all the figures of speech in your syllabus. I hope you enjoyed the class. In the next class I will take any other chapter. Till then, it's goodbye from here. Thank you.